जी व्यूअर्स, मैं हूं जावेद काजी और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। और आप तक हम ताज़ा तरीन जो इश्यूज होते हैं उस पे हम वीडियोस जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और वीडियो के नीचे आप अपने जो कमेंट्स हैं वो भी ज़रूर छोड़ा करें। आज मैं बात करने जा रहा हूँ, मेरे साथ इफ्तिखार चौधरी साहब ऑल द वे फ्राम इस्लामाबाद होंगे। उनके साथ भी बातचीत होगी। हमारी जो पार्लियामेंट है उसका माहौल जो है वो बहुत ख़राब है। मैं ज़रा आपको एक थोड़ा सा एक क्लिप सुनाता हूँ पहले, वो ज़रा सुनिएगा। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर इल्जामात लगाए गए नाम लेकर। चोर आपका बाप है, चोर आपका बाप है, चोर आपका बाप है। जी, आपने सुना कि हमारे साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वो किस किस्म की लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीनन अपोज़िशन या हुकूमत, हम हुकूमती जो बेंच होते हैं वहाँ से भी शोर-शराबा जो है वो आ रहा होता है। लेकिन इस किस्म का जवाब जो है वो इनसे हम तवक्को नहीं करते थे कि ये देंगे, लेकिन इन्होंने दिया। दूसरी तरफ जब टॉक शो होते हैं उसमें भी कुछ वज़रा और कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो बैठ कर क्या बात करते हैं। बड़े मोहतरम हैं जनाब शिबली फराज साहब और खुर्रम दस्तगीर साहब, लेकिन आप ज़रा सुनिए वो भी आपस में कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं पीटीआई का वर्कर हूँ, आप मुझे नहीं करेंगे, आप मुझे इस तरह की बातें नहीं करें। ठीक नहीं है, आपके पास आर्गुमेंट्स है नहीं, आप मेरे पास आर्गुमेंट नहीं है, ऊपर है मेरे पास आर्गुमेंट नहीं है। बातें मुझे कहने दें। अगर नहीं आपका आप कर रहे हैं गुजरावाला और गुजरावाला को छोड़े यार, मैं भी खैबर पख्तूनख्वा का हूँ, आप मुझे मत बताएं। मैं आप जी, गुजरांवाला की आवाज़ बहुत ऊँची है। वो कहते हैं मैं भी केपीके से हूँ। तो इस किस्म के जो हालात और वाक़यात हैं, जो बातें ये करते हैं टॉक शो में भी, वो भी कोई इनको ज़ेब नहीं देती। दूसरी तरफ ये जो अपने-अपने लीडर को, मुस्लिम लीग वाले जो हैं वो अपने लीडर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को डिफेंड करते हैं, और जो शिबली फराज साहब हैं वो तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान साहब को भी डिफेंड करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के बारे में अभी तक तो ये वाज़ह तौर पर अयां है कि वो करप्ट नहीं है। आज हम बात करेंगे इस पर भी। और एक और इश्यू भी है कि मुहर्रम के दिन हैं, और मुहर्रम के दिनों में कुछ फसादात भी होते हैं, कुछ वायलेंट जो है इश्यूज वो भी सामने उभर कर आते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। इफ्तिखार भाई, जैसे मैंने 2 क्लिप चलाए हैं कि हमारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे के साथ किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। ये बताइएगा कि क्या ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं ये अपने लीडर को डिफेंड करने के लिए इस इंतहा तक पहुंच जाते हैं, और दूसरी तरफ जो हुकूमती वज़रा हैं वो भी कुछ कसर नहीं उठा रखते, वो भी इसी किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। आप क्या कहेंगे कि ये लोगों के इश्यू जो हैं उनके लिए अवानों में पहुंचते हैं, या अपनी लड़ाइयाँ जो हैं बच्चों की तरह वो करने पहुंचते हैं? जी इफ्तिखार भाई। शुक्रिया काजी साहब। बात ये है कि आपने जो वजीर आजम साबिक जो शाहिद खाकान अब्बासी, वो तो वैसे अपने आप को कभी वजीर आजम कहते ही नहीं थे जब तक नवाज शरीफ थे। वो उन्होंने वादे तौर पे आपने देखा कि वो कह रहे हैं कि जी तू बाप होगा, मैं तो तुम्हारा बाप, तो इस नहीं, तरह की बातें फिर फैसल वाडा ने। तेरा बाप चोर होगा। नहीं, वो बाप की मैं आगे क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा था। तो इसी तरह फिर फैसल वाडा ने कहा कि जी इस तरह 2-4 दफा अगर तुमने इस तरह कहा तो मैं ये थप्पड़ खाएगा, ठीक है ना, पार्लियामेंट के अंदर ही। तो इसी तरह वो आपने अहमद फराज के बेटे शिबली, आप परसों उनकी अहमद फराज साहब की वो बरसी भी थी, और शिबली फराज और इनका गुजरांवाला के दस्तगीर साहब की आपने बात की है। तो अब ये दोनों तरफ से फ्रस्ट्रेशन मौजूद है, ठीक है ना। जो हमारे पीटीआई की तरफ से वो जो परफॉर्मेंस देना चाह रहे थे, वो या जिस तरह के वो ब्लंग बांग दावे कर रहे थे,
वो परफॉर्म उस तरह नहीं हो सका। अब उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वो हम उस फैक्टर्स पे नहीं जा रहे, लेकिन एटलीस्ट जो फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि गवर्नमेंट जो है हमेशा अपर हैंड होता है, गवर्नमेंट को अपना पेशेंस लूज नहीं करना चाहिए। इमरान खान खुद कभी पेशेंस लूज नहीं किया उसने। आपने याद होगा आपको जब एक टीवी एंकर अब्दुल मालिक ने उनके सामने कह दिया कि अब गरेबान पकड़ने की बात वो की थी, तो वो उस वक्त भी इमरान खान ने कोई इस किस्म का रिएक्शन शो नहीं किया था, ठीक है ना। तो वो अब अगर वो लीडर के तौर पे देखा जाए तो उसका पेशेंस उस वक्त था, अभी तक कोई इस तरह की बात उसने किसी फोरम पे नहीं की। लेकिन ये जो आप नजर आ रहे हैं आज भी, वो मुशाहिदुल्लाह की और उनकी डॉक्टर वसीम की लड़ाई हुई है, वो भी ये कह रहे थे, इस तरह की बदतमीजी उन्होंने की थी कि तुम पिछली सीटों पे होना चाहिए, फलां पे होना चाहिए। तो वो मुशाहिदुल्लाह की भी जबान जो है वो आपको पता है कि हसन नजार के साथ लड़ाई हुई थी, वो गाली गलोच, नंगी गाली गलोच टीवी के मतलब गई थी, बराह रास्त टेलीकास्ट हुई थी। तो ये हमारी जो फ्रस्ट्रेशन है ये दोनों तरफ से है, पीटीआई की तरफ से भी है। वो जो बुलंद बुलंद दावे किए गए थे, देखिए अवाम को रिलीफ नहीं मिला। हम इंटरनेशनल इश्यूज की बात नहीं कर रहे, हम फॉरेन जो है हमारी जो डिप्लोमेसी है उस पर बात नहीं कर रहे। अब देखें इस पे जो मेजर इश्यूज हो रहे हैं, मुल्ला ब्रादर आया हुआ है, DGISI और वजीर खारजा जो है उनसे मुलाकात कर रहे हैं अफगान, और आज उन्होंने अब्दुल्ला को भी टेलीफोन किया है इमरान खान ने। तो मुफाहमती अमल शुरू है और अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें, जो हमारी जो ग्राउंड रियलिटीज हैं अवाम के लिए जो बातें हैं, कराची बिल्कुल डूब चुका है और उसकी लहदा आपको फ्रस्ट्रेशन नजर आएगी। बिलावल के चेहरे पर भी, मुराद अली शाह के चेहरे पर भी वो गाली गलोच उनको नजर आएगी। तो ये जो हमारे दोनों तरफ के जो हमारे लीडर्स हैं या उनके आगे जो दूसरी टीयर्स के जो लीडर्स हैं, वो सब इस तरह फ्रस्ट्रेटेड आपको नजर आते हैं। तो अब ये होना तो नहीं चाहिए। अब इस पे आप देखें कि आज या कल सॉरी वो हुआ, ये फैटफ के ऊपर बिल जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया सेनेट के अंदर, और इसमें उन्होंने ये ताकत शो करने की कोशिश की है मियां नवाज शरीफ ने कि भाई अगर तुम पिछली दफा 2 दफा वो जो पार्लियामेंट के अंदर आप कौमी असेंबली से अप्रूव करवा लिया, तो इवन सेनेट के चेयरमैन को भी आपने देखा, बावजूद इसके कि गवर्नमेंट की माइनॉरिटी थी, मेजॉरिटी नहीं थी, उसके बावजूद सेनेट में जो है वो सादिक संजरानी जो है वो पीटीआई का कैंडिडेट था, उनके पीटीआई के जो इत्तेहादी थे वो जीत गए, हालांकि उनके वोट कम थे। दूसरी तरफ आप देखें कि आज जो थ्रेट आई है, 2 किस्म की थ्रेट है। एक तो मियां साहब ने कहा कि जी अगर आपके ऊपर खलाई मखलूक का कोई आशीर्वाद भी है तो हमने आपको एक्सपोज कर दिया है। आपने खलाई, आप फैटिव जो है वो पीटीआई का या अवाम के साथ डायरेक्ट उसका तो वो ताल्लुक नहीं है, ये आम लेजिस्लेशन नहीं है, ये रियासत की एक लेजिस्लेशन थी जिसको उन्होंने टर्न डाउन कर दिया है। अब ये उनके पास एक ऑप्शन ये है कि वो जॉइंट सेशन में ये जाएंगे तो अक्टूबर से पहले इनको ये मामलों को रिजॉल्व करना है। और उसमें बात क्या थी, मनी लॉन्ड्रिंग की थी। मनी लॉन्ड्रिंग में आपने शाहिद खाकान अब्बासी की पिछली वो असेंबली के अंदर स्पीच सुनी थी, उन्होंने कहा है कि ये इसको फैटिव के अंदर मत लेके आए। हालांकि उनका फैटिव का पहला जो बुनियादी जो उनकी डिमांड थी कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग पर आपके कवानीन सख्त नहीं है। और ये इनको तकलीफ ये हो रही है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन जो हैं वो एक लॉ बन गए उनको काउंटर करने के लिए, तो फिर ये सब के सब जो आपको बड़े बड़े चुगादरी नजर आते हैं लीडर्स जो है वो उस क्लचेस में आ जाएंगे। तो इसी वजह से मियां साहब जो हैं वो फिर एक और आपको पता है कि डिबेट शुरू हो गई है कि वो मियां साहब गए कैसे हैं, प्लेटलेट्स कौन लेकर गया ऊपर, कौन नीचे लेकर आता रहा है। फिर आपको याद है कि यास्मीन राशिद साहिबा जो है उनके ऊपर भी पीटीआई के लोग जो हैं वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि भाई जाहिर है कि वो डॉक्टर हैं, हम लोग पूरा बोर्ड था। फिर डॉक्टर फैसल था जो उधर शौकत खानम से लिया गया था, जो इमरान खान का बड़ा क्लोज एक किस्म का मतलब इत्मीनान वाला शख्स था। उसमें भी आप देखें कि वो उससे भी प्रोसेस से भी गुजर गया। उस सारे जनाब चेन को उन्होंने मतलब धोखा देता बकौल इनके चीट करते हुए वो बाहर चला गया, कतर के जहाज पर बैठकर बाहर चला गया। तो अब ये जाहिर है कि फ्रस्ट्रेशन ये हो रही है। अब मियां साहब के बारे में 2 ऑप्शन ये आ रही है कि वो कि जी वो आए या ना आए। पहले वो कह रहे थे, मियां साहब कह रहे थे मेरी बेटी को भेजे दे ताकि मैं इलाज शुरू कराऊं। अब उन्होंने कोई इस किस्म की कोई भी
ऐसी रिपोर्ट जमा नहीं करवाई जो मेडिकल किसी जो अप्रूव्ड मेडिकल को स्पेशलिस्ट था, और कोई भी किसी भी टाइम पर वो हमें किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में या हॉस्पिटल में दाखिल होते हुए नजर नहीं आए। तो लिहाजा अब ये आज पार्लियामेंट ने ये बात अप्रूव की है कि मियां साहब को किसी भी तरह से उनको वापस लेके आना है, क्योंकि वहां पे वो मजे उड़ा रहे हैं और उनके खिलाफ जो है यहाँ पे जो बाकी सजा जो है वो उनको यहाँ पे पूरी करनी चाहिए। अगर इफ्तिखार चौधरी व्हील का ये गालिबन कैबिनेट की मीटिंग में ये हुआ है, पार्लियामेंट में नहीं हुआ ये। जी सॉरी, कैबिनेट की मीटिंग में हुआ है। कैबिनेट की आज अप्रूवल हुई है, सॉरी कैबिनेट की मीटिंग में अप्रूवल हुई है, जो कि इमरान खान की जो सरबराही में वो उन्होंने ये तय किया है कि उनको बाय ऑल मींस वापस लेके आना है। पार्लियामेंट में नहीं हुआ, जाहिर है पार्लियामेंट में तो ये अप्रूवल हो ही नहीं सकती थी। जी ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं या नहीं आते। एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, इस पर बात होती रहेगी। मुहर्रम के दिन चल रहे हैं इफ्तिखार भाई, और मुहर्रम के दिनों में बहुत सारे इशू जो हैं वो खड़े होते हैं, कुछ सेक्टेरियन इश्यूज आ जाते हैं, कुछ वायलेंट जो है वो उभर कर सामने आ जाता है। आप क्या इसको देख रहे हैं कि ये जो हालात बने हुए हैं सऊदी अरब और ईरान और पाकिस्तान, कुछ ऐसा सामने आ सकता है कि अल्लाह खैर करे, खैरियत से गुजर सकते हैं ये मुहर्रम के दिन? जी, मैं जो गिवन सिनेरियो है आपने देखे कि इसमें सऊदी अरेबिया, उसमें ईरान और उसमें पाकिस्तान, एक रीजन में तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं। कल एक वाकया हुआ है, एक नाखुशगवार वाकया हुआ है, जिसमें एक साहबा कराम और दूसरे मतलब ब्लास्फेमियस किस्म की स्पीच की गई है। वो जो भी शख्स था, तो उस पर अगर से मुकदमा दर्ज हो गया, उसमें जो दूसरा फैक्शन है या दूसरा सेक्ट है वो बहुत ज्यादा मुश्तिल है, उस पर मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन वो हम फोर्स ही कर रहे हैं कि कोई अगर इस तरह की सिनेरियो डेवलप दोबारा होना शुरू हो गई। आपको याद है कि ज़ियाउल हक के आखिरी दिनों में भी इस किस्म के वाकयात होते थे कि एक बॉम्ब जो है वो इमाम बारगाह में फेंक दिया जाता था, दूसरा बॉम्ब दूसरे सेक्ट की मस्जिद में फेंक दिया जाता था और वो आपस में लड़ाई शुरू हो जाते थे। एक सिपाही सहाबा जो है वो इस किस्म की फिर एक जमात बनी थी सेक्टेरियन इशू पर, फिर एक लश्कर जंगवी बन गई थी, फिर एक इसी तरह एक जमात बनी थी, सिपाही मोहम्मद बनी थी। तो इस फिर आपस में उनके जो उलमा कराम और दूसरे जो एक्टिविस्ट थे उनको शहीद किया जाता था, और वो बड़ी मुश्किल से उसको काउंटर किया गया था। अब ज़ियाउल हक की डेथ से कुछ अर्सा पहले मुझे याद है 7 अगस्त 1988 को अलामा आरफ अल हसैनी, एक बहुत बड़ा नाम था, उनको शहीद किया गया था और इल्जाम ये लगाया गया था कि इसमें जो ज़ियाउल हक साहब या उनके कोई सरकारी एलिमेंट शामिल थे। और इवन ज़ियाउल हक का जो त्यारा क्रैश हुआ था उसमें भी जो कैप्टन मशहूद है वो भी कहा जाता था कि वो एक मखसूस एक सेक्ट से तो उनका ताल्लुक है, और उन्होंने शहादत हासिल की ज़ियाउल हक को सजा देने के लिए। एक ये उनकी थीरी चल रही है। खैर एक वो कॉन्स्पिरेसीज तो चलती हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा हालत है, आपको याद आएगा कुछ साल पहले भी ये रावलपिंडी के अंदर मसाजिद को जला दिया गया था। वो जो रूट है उसका जुलूस का रूट है उसमें मुदाखलत हुई या नहीं हुई, लेकिन हमें हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको बहुत ज्यादा विजिलेंस रखना पड़ेगा कि कोई मामूली से वाक़े को कोई फॉरेन एलिमेंट्स जो हैं, फॉरेन जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसको एग्रावेट ना करें, और वो अगर वो एग्रावेट हो गया तो यहाँ पे एक सेक्टेरियन वार, अब जिस तरह आपको सीरिया में इराक में एक नजर आती है, तो वो आपको जो है वो खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक को इस तरह की कोई बात डेवलप होना शुरू हो जाए। तो उसके लिए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को, खासतौर पे ISI को बहुत ज्यादा मोहतात होना पड़ेगा, और बल्कि वो और ज्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी एक सिचुएशन डेवलप हो रही है जिसमें जो सऊदी अरेबिया, ईरान जो है वो उनके जो हालात आपस में है, पाकिस्तान कहीं ये जो सॉइल इस किस्म की ना बन जाए, ये प्रॉक्सी वार के लिए लैंड ना वो बन जाए, जिस तरह बाकी इराक के अंदर, शाम के अंदर जो है इस किस्म की चीजें हैं। और ये जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं, अब उनको और कोई चीज नजर नहीं आती कि क्योंकि इंडिया इस वक्त बिल्कुल वो अकेला हो गया इस रीजन के अंदर। आप अफगानिस्तान में भी जो पाकिस्तान की तरफ उसका ट्विस्ट होना शुरू हो गया है, बांग्लादेश का भी हो गया है।
और रशिया, चाइना, ईरान इट्सेल्फ जो है तो वो कहीं खुदा न खास्ता एग्रावेट ना करे, तो हमें बहुत ज्यादा विजिलेंस इस पे रखनी पड़ेगी। और हमें इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन जो सेनर एलिमेंट्स हैं सब सेक्ट्स के, उनको जमा करके रखना चाहिए, उनके साथ प्रॉपर नेगोशिएशंस और उनके साथ डेलिब्रेशंस रेगुलर होनी चाहिए ऐसा, ताकि हम इस जो दुश्मन की कोई जो इवन वो अगर सोचे, हम उसकी सोच से पहले उसको काउंटर कर लें। जी कैसा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई, आपने वक्त हमें दिया। और जैसे आपने कहा है कि अल्लाह खैर करे, हमारी जो एजेंसीज हैं उनको बहुत विजिलेंट होना पड़ेगा, और दुआ करते हैं कि ये मुहर्रम के दिन जो हैं ये खैरियत से गुजरे और कोई ऐसा सानिया, ऐसा वाकया पेश ना आए कि सेक्टेरियन वायलेंस जो है वो खड़ा हो जाए पाकिस्तान में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी, और जहाँ तक तल्लक रहा नवाज शरीफ साहब का, इस पर तो बात होती रहेगी जब तक वो वापस नहीं आते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच गाइस, अल्लाह।